नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं भारत के बारे में और कैसे ये एक तेजी से बदलती हुई दुनिया में एक अग्रणी शक्ति बनकर उभर रहा है। देखिए, दुनिया का जो पावर बैलेंस है वो इस वक्त एक बड़े बदलाव के दौर से गुजर रहा है। पुरानी शक्तियां, पुराने समीकरण सब बदल रहे हैं। तो सवाल ये उठता है कि इस नई दुनिया को लीड कौन करेगा। और इसी बड़े सवाल का एक बहुत बड़ा जवाब भारत के रूप में सामने आ रहा है। आज हम यही समझने की कोशिश करेंगे कि इस नए दौर में भारत कैसे एक बहुत ही महत्वपूर्ण वैश्विक शक्ति बनकर उभर रहा है। तो चलिए इसमें थोड़ा और गहराई से उतरते हैं। देखिए, एक जमाना था कोल्ड वॉर के बाद का, जब दुनिया को एक ध्रुवीय या यूनिपोलर कहा जाता था। लेकिन अब वो दौर खत्म हो चुका है। अब हम एक बहुध्रुवीय यानी मल्टीपोलर वर्ल्ड में हैं, जहां कई देश ग्लोबल स्टेज पर अपनी जगह बना रहे हैं। और इस नई शतरंज की बिसात पर भारत का उदय एक बहुत ही अहम घटना है। तो अब सवाल ये है कि भारत के इस उभार की नींव क्या है। आखिर वो कौन सी वजहें हैं जो भारत को एक लीडिंग पावर बनाती हैं। आइए भारत की इस ताकत के जो स्तंभ हैं उनको एक एक करके समझते हैं। अच्छा, किसी भी देश की ताकत को ना हम दो हिस्सों में देख सकते हैं, हार्ड पावर और सॉफ्ट पावर। हार्ड पावर का मतलब है वो ताकत जो दिखती है, जैसे किसी देश की मिलिट्री और उसकी अर्थव्यवस्था, जिससे वो सीधे सीधे दुनिया पर असर डाल सकता है। और भारत की हार्ड पावर के आप कह सकते हैं ये चार मजबूत स्तंभ हैं। भारत की ताकत का सबसे पहला और सबसे बड़ा स्तंभ है इसकी विशाल आबादी। 2023 में भारत चीन को पीछे छोड़कर दुनिया का सबसे ज्यादा आबादी वाला देश बन गया। पर यह सिर्फ एक नंबर की बात नहीं है। सबसे खास बात यह है कि यह आबादी बहुत युवा है। एक बहुत बड़ा कुशल वर्कफोर्स है हमारे पास। इसी को हम डेमोग्राफिक डिविडेंड कहते हैं। दूसरा स्तंभ है हमारी अर्थव्यवस्था। भारत आज दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी इकोनॉमी है। और सिर्फ बड़ी ही नहीं, ये 6 से 7% की रफ्तार से बढ़ भी रही है। ये तेज ग्रोथ ही भारत को एक आर्थिक महाशक्ति बनने के रास्ते पर आगे ले जा रही है। और आर्थिक ताकत के साथ साथ ये भी याद रखना होगा कि भारत एक परमाणु शक्ति है। हमारे पास एक आधुनिक सेना है और सबसे जरूरी बात, अब हम डिफेंस टेक्नोलॉजी में भी तेजी से आत्मनिर्भर हो रहे हैं। ये चीज भारत की हार्ड पावर को और भी मजबूत बनाती है। लेकिन देखिए, भारत की कहानी सिर्फ सेना और इकोनॉमी तक ही खत्म नहीं होती। इसकी एक और बड़ी ताकत है सॉफ्ट पावर, यानी अपनी कल्चर, अपने वैल्यूज से दुनिया को अपनी तरफ खींचने की क्षमता। और ये बहुत असरदार है। सोचिए, योग और आयुर्वेद आज पूरी दुनिया में वेलनेस का हिस्सा बन चुके हैं। बॉलीवुड की पहुंच तो दुनिया के कोने कोने में है। और हाँ, दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र होना ये भारत को एक अलग ही नैतिक स्थान देता है। तो अब जब भारत के पास ये ताकत है, तो वो इसका इस्तेमाल ग्लोबल स्टेज पर कर कैसे रहा है? क्या है भारत का गेम प्लान? चलिए अब भारत की फॉरेन पॉलिसी के उन मूल सिद्धांतों को समझते हैं जो इसे दुनिया के बाकी देशों से बिल्कुल अलग बनाते हैं। भारत की विदेश नीति का सबसे जरूरी हिस्सा है रणनीतिक स्वायत्तता या स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी। इसका मतलब बहुत सीधा सा है कि भारत अपने फैसले खुद लेता है। वो किसी एक देश या किसी गुट के प्रेशर में नहीं आता। अपने देश का हित, अपना नेशनल इंटरेस्ट सबसे ऊपर रखता है। और यह चीज़ हमें बहुसंरेखण यानी मल्टी अलाइनमेंट की पॉलिसी में साफ साफ दिखती है। अब ये क्या है? देखिए, ये कोल्ड वॉर के टाइम जैसा नहीं है कि आपको किसी एक खेमे को चुनना ही पड़ेगा। मल्टी अलाइनमेंट का मतलब है कि भारत अपनी ज़रूरत के हिसाब से अलग अलग मुद्दों पर अलग अलग देशों के साथ साझेदारी करता है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि ये जो नीतियां हैं ये असल में ग्लोबल स्टेज पर काम कैसे करती हैं। भारत आज दुनिया के हर बड़े मंच पर एक बहुत एक्टिव रोल निभा रहा है। आप कोई भी बड़ा ग्लोबल फोरम उठा लीजिए, चाहे वो संयुक्त राष्ट्र हो, G20 हो, ब्रिक्स हो या फिर SCO, भारत इन सभी में अहम सदस्य है। और वो सिर्फ वहां भाग नहीं लेता, बल्कि ग्लोबल एजेंडा को आकार देने में भी मदद करता है, जैसे कि आर्थिक सुधारों पर या जलवायु परिवर्तन पर। और अब तो भारत सिर्फ एक भागीदार से आगे बढ़कर एक नेता के तौर पर भी उभर रहा है। इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन यानी ISA। ये सौर ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए भारत की अपनी एक वैश्विक पहल है। बिल्कुल इसी तरह CDRI भी भारत की ही एक और पहल है जो प्राकृतिक आपदाओं से निपटने के लिए बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने पर फोकस करती है।
ये दिखाता है कि भारत अब वैश्विक समस्याओं के समाधान के लिए दुनिया को एक साथ ला रहा है। लेकिन हाँ, भारत का ये जो सफ़र है, ये कोई आसान नहीं है। इस रास्ते में बहुत बड़ी-बड़ी चुनौतियां भी हैं, पर साथ ही साथ मौके भी उतने ही जबरदस्त हैं। देखिए, भारत को चीन के साथ सीमा विवाद और एक रणनीतिक प्रतिद्वंद्विता का सामना करना पड़ रहा है। पाकिस्तान के साथ आतंकवाद का मुद्दा तो हमेशा से एक चुनौती रहा ही है, और इनके अलावा देश के अंदर की भी कुछ चुनौतियां हैं, जैसे गरीबी और पर्यावरण, जिनसे निपटना बहुत जरूरी है। पर जैसा मैंने कहा, इन चुनौतियों के बीच मौकों की भी कोई कमी नहीं है। भारत क्वाड जैसे ग्रुप्स के जरिए अपनी रणनीतिक साझेदारी को और मजबूत कर रहा है। नए-नए व्यापार समझौते हो रहे हैं और जलवायु कार्रवाई जैसे क्षेत्रों में भारत एक ग्लोबल लीडर की भूमिका निभा सकता है। तो फिर आगे का रास्ता क्या है? जब हमारी आज़ादी के 100 साल पूरे होंगे, यानी 2047 में, तब भारत खुद को कहाँ देखता है? भारत का लक्ष्य है 2047 तक एक विकसित राष्ट्र यानी डेवलप्ड नेशन बनना। इसमें $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी का टारगेट है, टेक्नोलॉजी में दुनिया को लीड करना है और संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में एक स्थायी सदस्यता हासिल करना। ये एक बहुत बड़ा विजन है, लेकिन ऐसा विजन है जिसे हासिल किया जा सकता है। तो आखिर में हम वापस उसी सवाल पर आते हैं। भारत के सामने चुनौतियां हैं, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन उसकी ताकत की नींव और उसके पास मौजूद मौके भी उतने ही बड़े हैं। तो असली सवाल ये है कि क्या भारत इन चुनौतियों को पार करके 21वीं सदी की विश्व व्यवस्था को आकार देने वाली एक निर्णायक शक्ति बन पाएगा? इसका जवाब तो खैर वक्त ही देगा।